धरती पर मौजूद सबसे मजबूत प्राकृतिक पदार्थ के बारे में सोचने पर दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कोई चट्टान, लोहा या फिर हीरा, है ना? हाँ, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दुनिया का सबसे अभेद्य और मजबूत पदार्थ इनमें से कोई भी नहीं है, बल्कि वो एक नाजुक से फूल के अंदर पाया जाने वाला एक अदृश्य सा कण है। अरे वाह, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है ना? तो आज के इस गहन अध्ययन में हमने बॉटनी के कुछ बेहतरीन रिसर्च पेपर्स और विस्तृत नोट्स के स्टैक को खंगाला है। हमारा मिशन है आवृतबीजी पौधों में, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, उनमें लैंगिक जनन के रहस्य को सुलझाना। और ये विषय एग्जाम के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हर साल इससे सीधे सवाल आते हैं। एकदम सही। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जो जीव अपनी जगह से हिल तक नहीं सकते, वे अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए इतनी जटिल और सटीक प्रक्रिया कैसे अंजाम देते हैं? असल में इस पूरी व्यवस्था को समझना जीव विज्ञान के सबसे रोमांचक सफरों में से एक है। मतलब पौधों के पास चलने फिरने के लिए पैर नहीं है, साथी ढूंढने के लिए आंखें नहीं है। हाँ, फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वे पूरी दुनिया के इकोसिस्टम को चला रहे हैं। इस चर्चा में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि फूल के कौन कौन से हिस्से होते हैं, बल्कि हम उस पूरी मशीनरी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। तो चलिए इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री के दरवाजे खोलते हैं। किसी भी प्रक्रिया को समझने से पहले उस जगह के लेआउट को समझना जरूरी है। अगर हम एक फूल को देखें तो बाहर से तो वो बस खूबसूरत लगता है। हाँ, बाहरी दिखावा तो है ही। पर जो नोट्स हमने स्टडी किए हैं उनके मुताबिक फूल को मुख्य रूप से 4 चक्रों यानी वर्ल्ड्स में बांटा गया है। क्या हम इन्हें घर की बनावट से जोड़कर देख सकते हैं? जैसे घर में कुछ चीजें केवल बाहरी सजावट या सुरक्षा के लिए होती हैं और कुछ बेहद जरूरी होती है। ये एनालॉजी इसे समझने के लिए एकदम सटीक है। फूल के इन 4 चक्रों को हम 2 स्पष्ट श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी है सहायक चक्र, या जिन्हें एक्सेसरी वर्ल्ड्स कहते हैं। मतलब ये घर की बाहरी दीवारों या छज्जे की तरह है। बिल्कुल। इसमें सबसे बाहर होता है बाह्य दलपुंज यानी कैलेक्स। ये आमतौर पर हरे रंग का होता है। जब फूल कली की अवस्था में होता है ना, तो ये बाहरी खतरों से उसकी रक्षा करता है। समझ गई, कली को कवर करके रखता है। हाँ, और इसके ठीक अंदर होता है दलपुंज, जिसे हम कोरोला कहते हैं। ये पंखुड़ियों से बना होता है। वही पंखुड़ियां जो लाल, पीले, गुलाबी रंगों में होती हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है। जी पूछिए। पौधे इतनी ऊर्जा खर्च करके इतने चटक रंग और खुशबू क्यों बनाते हैं? सिर्फ हमारी आंखों को अच्छा लगने के लिए तो नहीं? नहीं, उनका इंसानों से कोई खास लेना देना नहीं है। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक तरह का विज्ञापन या एडवर्टाइजिंग है। विज्ञापन? कीड़ों के लिए? बिल्कुल। पौधे परागण के लिए कीटों, पक्षियों और अन्य जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इन पंखुड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। रंग और खुशबू वो सिग्नल हैं जो बताते हैं कि यहाँ उनके लिए भोजन मौजूद है। अच्छा, तो ये सहायक चक्र सिर्फ सपोर्ट स्टाफ हैं। लेकिन वो हिस्से कौन से हैं जो असल में फैक्ट्री का मुख्य काम करते हैं? वो है आवश्यक चक्र यानी एसेंशियल वोल्स। ये घर के उस हिस्से की तरह हैं जहां असल में काम होता है, जैसे रसोई या बेडरूम। तो इसमें कौन-कौन से अंग आते हैं? इसमें आते हैं पुमंग यानी एंड्रोशियम और जायांग यानी गाइनोशियम। पुमंग फूल का नर भाग है और जायांग मादा भाग। तो एग्जाम के नजरिए से इन्हें आवश्यक क्यों कहा जाता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। इन्हें आवश्यक चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सीधे तौर पर लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। अगर किसी फूल में बाह्य दलपुंज या दलपुंज न भी हो तो भी जनन हो सकता है। लेकिन पुमंग और जायांग के बिना नई पीढ़ी का बनना असंभव है। बिल्कुल सही कहा। तो अब इस जनन प्रक्रिया की पहली मशीन को करीब से देखते हैं, जो कि नर जननांग है यानी पुमंग। अगर हम एक पुंकेसर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो उसकी संरचना कैसी दिखेगी? पुंकेसर को देखने पर मुख्य रूप से 2 भाग नजर आते हैं। एक लंबा डंठल होता है जिसे पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। इसका काम सिर्फ सपोर्ट देना है? हाँ, इस डंठल का काम सिर्फ ऊंचाई देना है ताकि हवा या कीटों तक उसकी पहुंच आसान हो सके। और इसके ठीक ऊपर एक फूला हुआ हिस्सा होता है जिसे परागकोश या एंथर कहते हैं। असली जादू इसी परागकोश के अंदर होता है। मैंने पढ़ा है कि परागकोश अंदर से बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर कुछ परतें होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं।
क्या हम इन परतों के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं? जरूर, इसे एक सुरक्षा तिजोरी के रूप में देखना चाहिए। आवृत बीजी पौधों का परागकोश आमतौर पर द्विपालित यानी बाइलोब्ड होता है। मतलब इसमें 2 चेंबर होते हैं। हाँ, और ये चतुष्कोणीय संरचना है जिसके चारों कोनों पर एक एक लघु बीजाणुदानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं। इन्हीं के अंदर परागकण बनते हैं। और अगर हम परतों की बात करें? अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो 4 परतें मिलती हैं। सबसे बाहर बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस होती है, जो सिर्फ एक आवरण है। और इसके बाद वाली परत अंतस्थीसियम या एंडोथीसियम, इसका जिक्र नोट्स में बहुत आता है। ये परत परागकोश को फटने में कैसे मदद करती है? यहीं पर मैकेनिज्म बहुत दिलचस्प हो जाता है। अंतस्थीसियम की कोशिकाओं में कुछ रेशेदार पट्टियां होती हैं। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो ये कोशिकाएं नमी खोने लगती हैं। यानी वे सूखने लगती हैं। बिल्कुल। और सूखने की वजह से उनमें एक खिंचाव या टेंशन पैदा होता है। ये टेंशन इतना बढ़ जाता है कि परागकोश की दीवार एक खास जगह से फट जाती है और सारे परागकण हवा में रिलीज हो जाते हैं। क्या कमाल की इंजीनियरिंग है! मतलब सूखने की प्रक्रिया को ही फटने का ट्रिगर बना दिया। सही कहा। और इसके बाद मध्य परत आती है, लेकिन जो सबसे अंदरूनी परत है, टेपेटम, उस पर हर एग्जाम पेपर में सवाल आते हैं। हाँ, टेपेटम का नाम बार बार आता है। ऐसा क्यों है? टेपेटम उन बन रहे परागकणों के सबसे करीब होती है और इसका पहला काम है उन्हें भरपूर पोषण देना, न्यूट्रिशन देना। ठीक है। लेकिन इसका दूसरा काम इसे बहुत खास बनाता है। टेपेटम एक विशेष रसायन स्रावित करती है जिसे स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। अरे, स्पोरोपोलेनिन, ये वही पदार्थ है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हाँ? सबसे मजबूत प्राकृतिक पदार्थ। जी हाँ, वही स्पोरोपोलेनिन। पर इसका काम क्या है? मतलब एक छोटे से परागकण को इतनी मजबूती की जरूरत क्यों पड़ती है? इसे परागकण के लिए प्रकृति का डिजाइन किया गया स्पेस सूट समझें। परागकण की 2 परतें होती हैं। बाह्य चोल यानी एक्साइन इसी स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ये इतना अत्यधिक प्रतिरोधी है कि इस पर किसी भी उच्च तापमान या किसी तेज एसिड का असर नहीं होता? बिल्कुल नहीं। तेज अम्ल या क्षार का कोई असर नहीं होता। यहां तक कि दुनिया का कोई भी बायोलॉजिकल एंजाइम इसे गला नहीं सकता। ओह, इसीलिए परागकण हजारों लाखों सालों तक जीवाश्म के रूप में बिल्कुल सुरक्षित पाए जाते हैं। एकदम सही। पौधे को पता है कि उसके परागकण को बाहरी दुनिया के खतरनाक माहौल में जाना है, इसलिए वो उसे ये अभेद्य कवच पहनाकर भेजता है। ये एक बहुत ही जरूरी एग्जाम पॉइंट है। ये सच में हैरान करने वाला है। खैर, इस मजबूत कवच के अंदर क्या होता है? अंदर की परत को अंतःचोल या इंटाइन कहते हैं, जो पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। ये परत काफी पतली और लचीली होती है, जो बाद में पराग नलिका बनाती है। हाँ, जब समय आता है तो यही परत एक नली के रूप में बाहर निकलती है। और इस पूरे परागकण के अंदर 2 मुख्य कोशिकाएं होती हैं। एक बड़ी वर्धी कोशिका, जिसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। हाँ, जिसके पास बहुत सारा रिजर्व खाना होता है। और दूसरी होती है एक छोटी जनन कोशिका यानी जेनरेटिव सेल, जो उस खाने में तैरती रहती है। यही जनन कोशिका आगे चलकर वो नर युग्मक बनाएगी जो निषेचन करेंगे। समझ गई। चलिए, तो हमारा नर युग्मक अपने अभेद्य स्पेस सूट में पूरी तरह से तैयार है। अब चलते हैं फैक्ट्री के दूसरे हिस्से की ओर, मादा जननांग यानी जायांग। जी, गाइनोशियम। इसकी इकाई को स्त्री केसर या कार्पिल कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, बीच में एक नली जैसी वर्तिका और नीचे फूला हुआ अंडाशय या ओवरी। यहाँ तक का ढांचा तो समझ आता है। पर अंडाशय के अंदर का हिस्सा थोड़ा जटिल है। हाँ, अंडाशय के अंदर जो बीजांड या ओव्यूल बैठा है, उसका स्ट्रक्चर बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। क्या हम इस बीजांड की व्यवस्था को सरल भाषा में डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल। इसे एक किले की तरह विजुअलाइज करते हैं। बीजांड एक डंठल के जरिए अंडाशय की दीवार से जुड़ा होता है। इस डंठल को बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, डंठल हो गया, फ्यूनिकल। इस किले यानी बीजांड के चारों ओर सुरक्षात्मक दीवारें होती हैं, जिन्हें अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट्स कहा जाता है। लेकिन इन दीवारों में एक जगह जानबूझकर खाली छोड़ी जाती है, एक छोटा सा छेद। अच्छा, और इस छेद को बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये छेद क्यों छोड़ा गया है? क्या ये अंदर जाने का मुख्य दरवाजा है? एकदम सही पकड़े हैं। पराग नलिका इसी रास्ते से अंदर आती है और इस बीजांड द्वार के ठीक विपरीत किले का जो आधार या बेस है, उसे निभाग या चलाजा कहते हैं।
तो माइक्रोपाइल के दूसरी तरफ चलाजा हो गया। हाँ, अब इस किले के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है सबसे वीआईपी कक्ष, मादा युग्मकोद्भिद, जिसे हम भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। बॉटनी के इस पूरे विषय में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी भ्रूणकोश के अंदर की व्यवस्था को लेकर होता है। हाँ, विद्यार्थी अक्सर इसमें उलझ जाते हैं। एग्जाम के लिए ये याद रखना जरूरी है कि एक परिपक्व भ्रूणकोश 7 कोशिकीय व 8 केंद्रीय संरचना होती है। मुझे यहीं पर रोककर एक बात स्पष्ट कीजिए, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक, मतलब ये गणित कैसे काम कर रहा है? आमतौर पर तो एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है ना? हाँ, यही तो इस पूरी व्यवस्था का सबसे दिलचस्प मोड़ है। चलिए इनका हिसाब लगाते हैं। निभाग वाले छोर की तरफ 3 कोशिकाएं जाकर बैठ जाती हैं, जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। ठीक है, 3 कोशिकाएं ऊपर चलाजा की तरफ हो गईं। अब चलते हैं दूसरे छोर पर, यानी बीजांड द्वार की तरफ। यहां भी 3 कोशिकाएं होती हैं। इनमें से बीच वाली कोशिका सबसे अहम है। ये अंड कोशिका या एग सेल है। और इसके आसपास की कोशिकाएं? इसके दोनों तरफ 2 सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स होती हैं। तो 3 ऊपर और 3 नीचे, कुल 6 कोशिकाएं और उनके 6 केंद्रक हो गए। ठीक है, 6 का हिसाब तो मिल गया। अब बाकी बची 1 कोशिका और 2 केंद्रकों का क्या रहस्य है? ये रहस्य छुपकर बैठा है बिल्कुल बीच में। बीच में एक बहुत बड़ी केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल होती है। इस एक अकेली कोशिका के अंदर 2 केंद्रक मौजूद होते हैं, जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक या पोलार न्यूक्लियाई कहते हैं। ओह, तो एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस। हाँ, ये दोनों आगे चलकर आपस में जुड़ जाते हैं और एक द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। तो कुल मिलाकर कोशिकाएं तो 7 ही हुईं, लेकिन केंद्रकों की संख्या 8 हो गई। ये तो एक बेहद सुनियोजित व्यवस्था है। अंड कोशिका और केंद्रीय कोशिका को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आगे की कहानी इन्हीं पर टिकी है। बिल्कुल। तो अब हमारे पास नर भाग तैयार है और किले के अंदर मादा भाग भी। लेकिन फिर से वही समस्या आ खड़ी होती है, पौधे तो चल नहीं सकते, तो ये दोनों मिलेंगे कैसे? यहीं से शुरुआत होती है उस प्रक्रिया की जिसे हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। इसे समझना एक बायोलॉजिकल डिलीवरी सिस्टम को समझने जैसा है। डिलीवरी सिस्टम मतलब पराग कणों का ट्रांसफर। जी, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण है। अगर ये ट्रांसफर उसी फूल में या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल में हो रहा है, तो ये स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन है। और अगर वो किसी दूसरे पौधे पर जा रहे हैं, तो वो परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन है। यहाँ एक सवाल है। अगर स्वपरागण इतना आसान और सुरक्षित है, तो पौधे परपरागण के लिए कीटों या पक्षियों को आकर्षित करने में इतनी सारी ऊर्जा क्यों बर्बाद करते हैं? मकरंद बनाना, रंग बिरंगी पंखुड़ियां बनाना, ये सब तो बहुत खर्चीला काम है ना? बहुत ही शानदार सवाल है। इसका सीधा जवाब है आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। अच्छा, ताकि नई पीढ़ियां बेहतर हों? बिल्कुल। अगर पौधे सिर्फ स्वपरागण करते रहेंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ियां कमजोर हो जाएंगी और बीमारियों से नहीं लड़ पाएंगी। इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। परपरागण से नए जीन मिलते हैं, जिससे पौधे मजबूत होते हैं। समझ गई। लेकिन इसके लिए उन्हें एजेंट्स की जरूरत होती होगी? हाँ, उन्हें कुरियर सर्विस की जरूरत होती है। हवा और पानी तो अजैविक साधन है, लेकिन कीट, मधुमक्खियां, तितलियां, पक्षी और यहां तक कि चमगादड़ भी जैविक साधन है। पौधे इन्हें मकरंद के रूप में एक पेमेंट देते हैं और बदले में ये जीव अनजाने में परागकणों को दूसरे फूल तक पहुंचा देते हैं। ये तो प्रकृति का अपना शानदार डिलीवरी सिस्टम हो गया। लेकिन हमारे नोट्स में एक विषय कृत्रिम संकरण या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का भी है। इंसान अपनी मर्जी के पौधे कैसे बनाता है? इंसान ने कृषि विज्ञान में जो सबसे बड़ी क्रांति की है, वो इसी कृत्रिम संकरण के दम पर की है। एग्जाम के लिए इसके 2 बहुत ही क्रिटिकल स्टेप्स याद रखने चाहिए। कौन कौन से? पहला है विपुंसन या इमैस्कुलेशन। मान लीजिए एक फूल द्विलिंगी है, यानी उसमें नर और मादा दोनों भाग हैं। अगर हम उसे छोड़ दें तो वो स्वपरागण कर लेगा। तो इसे कैसे रोका जाता है? इसे रोकने के लिए जब फूल कली की अवस्था में ही होता है, तब चिमटी की मदद से उसके परागकोश को काट के निकाल दिया जाता है। मतलब हमने फूल के नर भाग को ही हटा दिया ताकि वो खुद को परागित ना कर सके। और इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है थैलीकरण या बैगिंग। सिर्फ परागकोश हटाने से बात नहीं बनेगी। हवा में न जाने कितने अनचाहे परागकण उड़ रहे हैं। हाँ, कोई भी आकर गिर सकता है। बिल्कुल। इसलिए उस फूल के वर्तिकाग्र को एक बटर पेपर की थैली से ढक दिया जाता है।
जब वो वर्तिकाग्र परिपक्व होकर तैयार हो जाता है, तब हम उस थैली को हटाते हैं, अपनी पसंद के खास परागकण उस पर छिड़कते हैं और उसे वापस थैली से ढक देते हैं। तो ये पूरी तरह से एक कंट्रोल्ड हैकिंग है। चलिए मान लेते हैं कि डिलीवरी हो गई, चाहे प्राकृतिक तरीके से या कृत्रिम तरीके से। परागकण सही वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। जी। अब यहां से कहानी में सबसे ज्यादा थ्रिल आता है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। परागकण तो ऊपर स्टिग्मा पर बैठा है और वो किले वाला बीजांड अंडाशय के अंदर गहराई में है। ये परागकण वहां तक रास्ता कैसे खोजता है? मतलब कोई जीपीएस तो है नहीं उसके पास। जीपीएस नहीं है, लेकिन उनके पास एक बेहद जटिल रासायनिक सिग्नलिंग सिस्टम है। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण उस स्पोरोपोलिनिन वाले अभेद्य कवच के छिद्रों से एक नली बाहर निकालता है, जिसे पराग नलिका या पॉलन ट्यूब कहते हैं। बिल्कुल। ये नली वर्तिका के टिश्यू के अंदर से रास्ता बनाते हुए नीचे अंडाशय की तरफ बढ़ती है। लेकिन उसे कैसे पता कि बीजांड कहाँ है और बीजांड द्वार का दरवाजा किस तरफ है? यहां काम आती हैं वो सहायक कोशिकाएं जो बीजांड द्वार के पास बैठी थीं। उन कोशिकाओं में एक विशेष संरचना होती है जिसे तंत्र रूप समुच्चय या फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। तो ये एपरेटस क्या करता है? ये कुछ खास रसायन स्रावित करता है जो पराग नलिका को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उसे सही रास्ता दिखाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में एक डायलॉजिकल जीपीएस हो गया। अब जब नली अंदर जा रही है तो उन कोशिकाओं का क्या होता है जो पराग कण के अंदर थीं? रास्ते में ही पराग कण की जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मक बना लेती है। अब पराग नलिका बीजांड द्वार से होते हुए भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है और उन दोनों नर युग्मकों को अंदर छोड़ देती है। और यहीं पर वो रहस्यमयी घटना होती है जिसे दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जी हाँ। मुझे हमेशा ये बात उलझाती थी कि निषेचन को एक बार होना चाहिए, नर और मादा युग्मक के मिलने से ये दोहरा कैसे हो गया? इस मैकेनिज्म को थोड़ा विस्तार से समझाइए। ये पूरे एंजियोस्पर्म्स का सबसे विशिष्ट लक्षण है। एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। ध्यान से देखिए कि उन 2 नर युग्मकों के साथ क्या होता है। ठीक है। पहला नर युग्मक सीधा अंड कोशिका के पास जाता है और उसके साथ जुड़ जाता है। इस क्रिया को संयुग्मन या सिनगैमी कहते हैं। तो ये वास्तविक निषेचन है। बिल्कुल। इसके परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट बनता है। यही जाइगोट आगे चलकर नया पौधा यानी भ्रूण बनेगा। ये तो हो गया पहला निषेचन। लेकिन वो दूसरा नर युग्मक खाली तो नहीं बैठेगा, उसका क्या काम है? दूसरा नर युग्मक उस बीच वाली केंद्रीय कोशिका के पास जाता है, जहां पहले से 2 ध्रुवीय केंद्रक इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हमने उनके बारे में बात की थी। वो उनके साथ जाके संलयित हो जाता है। अब वहां 3 केंद्रक मिल गए, एक नर युग्मक का और 2 ध्रुवीय केंद्रक। अच्छा, 3 केंद्रकों का मिलना। जी, इस क्रिया को त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इससे बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो एक ही भ्रूण कोश के अंदर 2 बार संलयन हुआ, पहला अंड कोशिका के साथ और दूसरा केंद्रीय कोशिका के साथ। इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। एकदम सही निष्कर्ष। लेकिन पौधे ऐसा करते क्यों हैं? ये त्रिसंलयन करके भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बनाने की क्या जरूरत है? इसका मुख्य कारण ऊर्जा की बचत है। जिम्नोस्पर्म्स जैसे पुराने पौधों में निषेचन से पहले ही भ्रूण के लिए खाना बन जाता था। अगर निषेचन नहीं हुआ तो पौधे की सारी ऊर्जा बेकार चली जाती थी। तो एंजियोस्पर्म्स ने ये स्मार्ट तरीका निकाला। बिल्कुल। उन्होंने तय किया कि जब तक निषेचन सुनिश्चित नहीं हो जाता तब तक भ्रूणपोष नहीं बनेगा। जब दूसरा नर युग्मक त्रिसंलयन करता है तो यह पौधे के लिए एक सिग्नल होता है कि हाँ, भ्रूण बन रहा है, अब उसके लिए खाना बनाना शुरू करो। मतलब ये भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण के लिए एक टिफिन बॉक्स की तरह काम करता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये उसे लगातार पोषण देता है। वाकई, प्रकृति कोई भी काम बिना वजह नहीं करती। ऊर्जा बचाने का क्या गजब का तरीका है। तो अब हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्शन लगभग पूरा हो चुका है, निषेचन हो गया, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद निषेचन पश्चात घटनाएं यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स शुरू होते हैं। वो जो फूल था, उसकी पंखुड़ियां, पुंकेसर, इन सब का क्या होता है? और सबसे अहम सवाल, वो छोटा सा जाइगोट एक पूरे बीज और फल में कैसे बदल जाता है? निषेचन के बाद फूल का काम खत्म हो जाता है।
जो सहायक अंग थे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुंकेसर, वे आमतौर पर सूखकर मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं। लेकिन कुछ फलों में तो हरे पत्ते चिपके रहते हैं ना, जैसे टमाटर में। हाँ, टमाटर या बैंगन जैसे कुछ मामलों में हरे बाह्यदल जुड़े रहते हैं। ये एक अपवाद है। समझ गई। और अंडाशय और बीजांड का क्या होता है? असली बदलाव यहीं शुरू होता है। सबसे पहले जाइगोट विभाजित होना शुरू करता है। द्विबीजपत्री पौधों में इसके विकास की प्रक्रिया बहुत सटीक है। जाइगोट विभाजित होकर एक संरचना बनाता है जिसे निलंबक या सस्पेंसर कहते हैं। ये निलंबक क्या करता है? ये एक बायोलॉजिकल जैक की तरह काम करता है। ये लंबा होता है और विकसित हो रहे भ्रूण को गहरे भ्रूणपोष के अंदर धकेल देता है, ताकि भ्रूण को चारों तरफ से भरपूर पोषण मिल सके। जी हाँ। इसके बाद भ्रूण में मूलांकुर या रेडिकल बनता है, जिससे भविष्य में पौधे की जड़ें बनेंगी, और प्रांकुर या प्लूम्यूल बनता है, जिससे तना और पत्तियां बनेंगी। मतलब एक छोटे से बीज के अंदर पौधे का पूरा ब्लूप्रिंट और उसका शुरुआती खाना दोनों पैक कर दिए जाते हैं। बिल्कुल। और अंत में वो जो पूरा का पूरा बीजांड था, उसके आवरण कठोर होकर एक आवरण बना लेते हैं और वो बीजांड बीज में बदल जाता है। और अंडाशय? जिस अंडाशय के अंदर ये सब हो रहा था, उसकी दीवारें मोटी और अक्सर रसीली हो जाती हैं और वो फल बन जाता है। यानी आसान शब्दों में कहें तो निषेचन के बाद बीजांड बनता है बीज और अंडाशय बनता है फल। यही सबसे बड़ा एग्जाम पॉइंट है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। ये तो एक परफेक्ट बायोलॉजिकल नियम हो गया। लेकिन हमारे नोट्स के आखिर में कुछ स्पेशल केसेस भी दिए गए हैं। जीव विज्ञान बिना अपवाद के पूरा कैसे हो सकता है? हाँ, प्रकृति कभी-कभी अपने ही नियम तोड़ देती है। कुछ अजीबोगरीब टर्म्स हैं, जैसे अनिषेक फलन और असंग जनन। ये सामान्य प्रक्रिया से कैसे अलग हैं? पहला है अनिषेक फलन, जिसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं। कभी-कभी पौधे बिना निषेचन के ही अंडाशय को फल में बदल देते हैं। तो अगर निषेचन नहीं हुआ तो बीज भी नहीं बनेगा? बिल्कुल सही, क्योंकि अंदर का बीजांड बीज में नहीं बदल पाता, इसलिए ये फल बीज रहित होते हैं। जैसे कि हमारे रोजमर्रा के केले या अंगूर। एकदम सही उदाहरण है। और असंग जनन या एपोमिक्सिस क्या है? ये इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। इसमें पौधा बिना निषेचन के ही बीज बना लेता है। बिना निषेचन के बीज? ये कैसे संभव है? ये एक तरह का अलैंगिक जनन है, जिसने लैंगिक जनन की नकल कर ली है। इसमें पौधे बिना किसी नर युग्मक के अपने ही डिप्लॉयड सेल से भ्रूण बना लेते हैं। मतलब वो एकदम क्लोन की तरह होते हैं। हाँ, घास और गन्ने की कई प्रजातियों में ये देखा जाता है। और एक आखिरी घटना है बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी। नाम से लग रहा है कि इसमें बहुत सारे भ्रूण होते होंगे। जी, आमतौर पर एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन कभी-कभी एक ही बीज के अंदर कई सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, जैसे नींबू या संतरे के बीजों में अक्सर ऐसा देखा जाता है। अरे वाह! तो आज के इस पूरे विस्तृत चर्चा का अगर हम सार निकालें तो ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं लगती कि कैसे एक छोटे से फूल के अंदर इतनी जटिल, व्यवस्थित और अचूक फैक्ट्री चल रही है। हाँ, और ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वही मैकेनिज्म है जो पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा तय करता है। हमारे सारे फल, अनाज, बीज इसी दोहरे निषेचन का ही तो नतीजा है। इस जटिलता को समझना ही विज्ञान की असली खूबसूरती है। कैसे पौधे अपनी अगली पीढ़ी को एक कठोर दुनिया में भेजने के लिए इतने बेहतरीन और अचूक तरीके अपनाते हैं। ऊर्जा बचाने से लेकर सही समय पर रसायनों के स्राव तक हर चीज एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह काम कर रही है। और इस सिम्फनी का एक हिस्सा ऐसा है जो मुझे अब भी सबसे ज्यादा रोमांचित कर रहा है। स्पोरोपोलेनिन, वही अभेद्य कवच जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। उस पर विचार करना सच में एक अलग ही नजरिया देता है। विद्यार्थियों को भी इस पर सोचने वाली बात है कि पौधों ने करोड़ों सालों के विकास में एक ऐसा रासायनिक हथियार तैयार कर लिया है जिसे आज तक का आधुनिक विज्ञान भी नष्ट नहीं कर पाया। जी हाँ, कोई ऐसा एंजाइम या तरीका नहीं खोज पाया है। न तेज एसिड, न भयानक आग, न ही लाखों सालों का समय इसे मिटा सकता है। एक नाजुक सा दिखने वाला पौधा अपने अस्तित्व और अपनी अगली पीढ़ी को बचाने के लिए इतना कठोर और अजेय कवच बना सकता है। प्रकृति का ये विरोधाभास हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन को बचाने की जिद कितनी गहरी और शक्तिशाली हो सकती है। बहुत ही खूबसूरत विचार है। अगली बार जब भी किसी खिले हुए फूल को देखा जाए तो उसकी उन नाजुक पंखुड़ियों के पीछे छिपी इस अविश्वसनीय ताकत, उस अभेद्य स्पोरोपोलिनिन
और जीवन की इस अद्भुत फैक्ट्री को जरूर याद किया जाना